स्वागत है आप सभी का एग्जाम इंटर अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और आज हम कवर करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसमें हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशंस एसिड और बेसिस की, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। उसके बाद हम देखेंगे एसिड बेस इंडिकेटर्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे एसिड्स और बेस दोनों की। उसके बाद हम देखेंगे कि एसिड और बेस में क्या क्या चीजें कॉमन होती हैं, सभी एसिड्स में क्या कॉमन होता है, सभी बेसिस में क्या कॉमन होता है, और डाइल्यूशन पर इसमें क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे पीएच स्केल, ये एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक स्केल है। उसके बाद हम देखेंगे पीएच इन एवरीडे लाइफ। और उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्ट्स। एक नाम छोटा सा ही है लेकिन काफी बड़ा टॉपिक है जो हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। तो एसिड में, एसिड क्या होते हैं? एसिड्स आर दी सॉर सब्सटेंसेस। एसिड होते हैं सॉर सब्सटेंसेस जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ब्लू लिटमस, लिटमस पेपर भी हो सकता है, लिटमस सॉल्यूशन भी हो सकता है। उस ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और रेड लिटमस पर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता, रेड रेड ही रहेगा। और इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक हम दो देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल में हम देखते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं। वीक एसिड्स में अपने आते हैं इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड जो है विनेगर में भी यूज होता है। मीथेनोइक एसिड, H2CO3 which is also called carbonic acid। और इस तरह से जैसे जैसे सिलेबस में आते रहेंगे हम स्ट्रॉन्ग वीक जो है देखते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप ये देखें कि ये एसिड, ये वाले स्ट्रॉन्ग आते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। इनको मिनरल एसिड्स भी कहा जाता है। और ये इथेनोइक एसिड है, मीथेनोइक, ये सभी वीक एसिड में आते हैं। और बहुत सारे एग्जांपल है अभी वीक एसिड्स के, जैसे जैसे आता रहेगा सिलेबस में हम देखते रहेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं बेसिस पर। बेसिस होते हैं बिटर सब्सटेंसेस। बिटर सब्सटेंसेस, और टच करने पर ये बिटर सब्सटेंसेस थोड़े सोपी टच देते हैं। सारे बिटर सब्सटेंसेस जो है बेस नहीं होते, बिटर सब्सटेंसेस और प्लस सोपी टच जिनका है दोज आर कॉल्ड बेसिस। बेसिस भी रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू में। रेड लिटमस, लिटमस सॉल्यूशन हो या लिटमस सॉल्यूशन में डिप किया हुआ पेपर कॉल्ड लिटमस पेपर हो, तो उसको रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ब्लू पर इनका कोई इंपैक्ट नहीं आता। और ये भी स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग में हमारे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जाम्पल हैं। और वीक में हमारे पास बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है। वीक में आ जाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। मरकरी हाइड्रोक्साइड अगर बनता हो तो मुझे ज्यादा इसका लगता नहीं कि मरकरी हाइड्रोक्साइड बनता है। और अपने पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये वीक के बेस के एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए इसमें आगे नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं, दो सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन एसिड एंड बेसिस। एसिड में अलग तरीके से बिहेव करेंगे, चाहे अलग कलर आए या चाहे अलग उनकी स्मेल आए, और बेसिस में उसमें डिफरेंट देंगे। इसमें हम दो कैटेगरी में इनको बांटते हैं, एक तो नेचुरल इंडिकेटर और एक सिंथेटिक।
नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहले हमारे पास लिटमस ही है, ये नेचुरल इंडिकेटर में आता है लिटमस। लिटमस एसिड में ब्लू से रेड हो जाएगा और बेसिस में रेड से ब्लू हो जाएगा। ऐसी नेचुरल में और हमारे पास आते हैं वनीला। वनीला हमें लगता है कि हमेशा कोई फ्लेवर ही होता है, एक्चुअली ये फ्रूट है और एक एसिड बेस इंडिकेटर का भी काम करता है। क्लोव, लौंग जो है वो भी एसिड बेस इंडिकेटर है, ये एसिड में और बेस में अलग अलग स्मेल देते हैं। ऐसी अनियन, अनियन भी एसिड बेस इंडिकेटर है, अगर आप इसको एसिड में रखेंगे तो स्मेल नहीं आती है और जैसे ही बेस के टच में आता है तो इसमें स्मेल आने लगती है। मींस एसिड और बेस में ये डिफरेंट डिफरेंट स्मेल करते हैं। तो जिन इंडिकेटर्स की स्मेल डिफरेंट आती है उनको सेपरेटली ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी कहा जाता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिड और बेस में डिफरेंट स्मेल देते हैं। और हमारे पास इंडिकेटर आते हैं सिंथेटिक में। नेचुरल में हमारे पास वो भी है टर्मरिक, एसिड में अलग कलर आएगा टर्मरिक का, हल्दी का, और बेस में अलग कलर आएगा। सिंथेटिक में हमारे पास आते हैं फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन एसिड में तो कलरलेस है और बेस में ये हो जाता है पिंक, और अगर बहुत ज्यादा ये डाल दिया है बेस में या बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है तो डार्क पिंक हो जाता है, कभी कभी वायलेट जैसा भी नजर आ सकता है, बट बेसिस में इसका कलर पिंक रहेगा। और एसिड में फिनोल्फ्थलीन होता है कलरलेस। देन सिंथेटिक में आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिड में और थोड़ा डार्क होकर के रेड हो जाता है और बेस में मिथाइल ऑरेंज हो जाता है येलो। ये कलर आपको ध्यान रखने हैं, इन पर कलर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या अब जो सीबीएसई क्वेश्चंस पूछता है कि सच केमिकल एक्स रिएक्ट विद दिस एंड गिव्स कलर दिस, तो उसमें भी आपको हेल्पफुल रह सकता है कलर याद रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल्स। कभी भी एसिड या बेस मेटल से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास हमें मिलेगा सॉल्ट एंड गैस निकलेगी हाइड्रोजन गैस। अब हमें पता कैसे चला हाइड्रोजन गैस है, तो ये जो भी रिएक्शन से गैस निकलती है हम उसको कलेक्ट करते हैं सोप सॉल्यूशन में, और सोप सॉल्यूशन में कलेक्ट करने के बाद उसके बबल्स बनेंगे। उन बबल्स के बाद जब हम बर्निंग कैंडल लेकर के जाते हैं तो वो जो बबल्स हैं वो पॉप साउंड के साथ, पट की आवाज के साथ फूटते हैं, तो हमें कंफर्म हो जाता है कि जो गैस रिलीज हुई थी वो हाइड्रोजन गैस थी। चलिए इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एसिड है HCl, हमने इसमें मेटल डाला जिंक, HCl में जिंक मेटल, तो ये जो H है ये अलग होकर के हाइड्रोजन गैस आ जाएगी और जिंक और क्लोरीन मिल करके बना लेंगे सॉल्ट ZnCl2। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हम H2SO4 के साथ भी ले सकते हैं। मेटल हमारे पास हो सकता है एल्यूमिनियम, ये हाइड्रोजन अलग होकर के हाइड्रोजन एज अ गैस, और जो सॉल्ट बनेगा हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। ओके, एक बेस का एग्जांपल ले लेते हैं। ये बेस का एकमात्र एग्जांपल है कि हमारे पास बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें हम एकमात्र एग्जांपल से मेरा मतलब एनसीईआरटी में लिखा हुआ एकमात्र एग्जांपल जो बेस विद मेटल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो अपने पास बनता है Na2ZnO2। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट। दिस इज सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। ये सोडियम जिंकेट सॉल्ट ही है।
तो कभी भी एसिड और बेस मेटल से रिएक्ट करे या मेटल एसिड या बेस से रिएक्ट करे तो बनेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन ही। और ये एग्जांपल आप इस तरह से कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेटल का डिफरेंट डिफरेंट एसिड का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और एक चीज और इसमें ध्यान रखें कि सभी मेटल इस तरह से एसिड से रिएक्ट नहीं करते। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ है वो ही रिएक्ट कर सकते हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाले एसिड से रिएक्ट नहीं करते। वो रिएक्ट अगर करेंगे भी तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। रिएक्शन विद मेटल नंबर 2, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल लेते हैं, मैं पहले लिखा देता हूं कि अगर एसिड है वो रिएक्ट करे मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तो सब्सटेंस बनेंगे, एक तो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट के साथ एक गैस लिबरेट होगी CO2 एंड वाटर। तो ये जो वाटर और सॉल्ट है ये तो सॉल्यूशन के तौर पर बनेगा और गैस इसमें से CO2 लिबरेट होगी। और CO2 का हमें पता कैसे चलता है, CO2 गैस को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम सॉल्यूशन में जब हम पास करते हैं CO2 को, तो इस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। इनसॉल्युबल है वो थोड़ी देर में सेटल हो जाएगा, ये पूरा सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम CO2 पास करते हैं देन द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की, और उसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि भाई गैस जो थी वो रिलीज हुई वो CO2 गैस थी। जब हम इसी में ही और एक्सेस में CO2 गैस पास कराएंगे सॉल्यूशन में, तो कैल्शियम का फिर अगेन सॉल्युबल सब्सटेंस बन जाएगा। बट फिर भी हमें यहीं से पता चल जाता है कि जो रिलीज हुई गैस थी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अपने पास एसिड है, मान लो HCl, और उसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम सोडियम कार्बोनेट के साथ। हम सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, मेटल कार्बोनेट ही हैं दोनों। या HCl की रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। इन दोनों ही केसेस में CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा, CO2 H2O। देखिए ये जो CO2 है वो तो यहां से आएगा इन दोनों में से, और H2O कहां से आएगा, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। H2O तो यहां से आ जाएगा। तो सॉल्ट्स बनने के लिए क्या क्या बच रहा है अपने पास, सॉल्ट्स बनने के लिए बच रहा है Na और Cl। तो सॉल्ट बनेगा अपने पास NaCl। सेम यहां पर Na और Cl। कोई और एग्जांपल लेकर के कर लेते हैं हम। जैसे एसिड हो गया अपने पास H2SO4, और मेटल कार्बोनेट में हम ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तब भी क्या बनेगा कि भी CO2 तो कंफर्म है बनेगा और वाटर बनेगा। तो सॉल्ट बनेगा कैल्शियम एंड सल्फेट, CaSO4 अपने पास सॉल्ट बनेगा। अच्छा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताना था कि कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल कंपाउंड सेम है। इससे जो कंपाउंड बनते हैं, एक तो बनता है चॉक जिसको हिंदी में हम खड़िया भी बोलते हैं, एक बनता है लाइमस्टोन, चूना पत्थर इसको बोलते हैं हिंदी में, और एक होता है मार्बल। मार्बल वो कंचे वाला मार्बल नहीं है, मार्बल पत्थर मार्बल की मैं बात कर रहा हूं, संगमरमर जिसको हम कहते हैं। तो चॉक, लाइमस्टोन और मार्बल तीनों ही कैल्शियम कार्बोनेट हैं। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं अपने थर्ड, रिएक्शन विद ईच अदर। ईच अदर मीन्स रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। थर्ड इज रिएक्शन विद ईच अदर, मीन्स एक एसिड है और एक
बेस है तो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे सॉल्ट प्लस वाटर। देखें कैसे। एसिड है अपने पास HCl, बेस फॉर एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने ले लिया, तो ये H और OH, ये HOH मिलकर के बना देंगे H2O और सॉल्ट बनेगा NaCl। और इस केस में एक मैं स्पेशल चीज आपको बताता हूं कि जो सॉल्ट बनेगा इट कैन बी एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। ये एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट से कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो हम भी थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। एक दो एग्जांपल और कराता हूं मैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एसिड था H2CO3 कार्बोनिक एसिड और बेस था NaOH, तो क्या बनेगा, H2O तो बनेगा अगेन सेम हाइड्रोजन विद OH गिव्स यू H2O, NaCO3 तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा Na2CO3। अब यहां पर थोड़ा सा हम देखें NaCl और Na2CO3 में, NaCl में Na आया NaOH से और Cl आया HCl से। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस और HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जब स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करेगा तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और न्यूट्रलाइज करने पर ये जो सॉल्ट बनेगा ये न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। और Na2CO3 का अगर हम एग्जांपल देखें तो Na इसमें आ रहा है NaOH विच इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड CO3 आया है H2CO3 से विच इज वीक एसिड। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा वीक एसिड से तो स्ट्रॉन्ग का असर उसमें रह जाएगा और ये जो सॉल्ट आएगा ये बेसिक सॉल्ट आएगा क्योंकि इसमें बेस स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं एसिडिक सॉल्ट का। एसिडिक सॉल्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास NH4Cl, इसमें Cl आ रहा है एसिड से HCl से और NH4 आ रहा है NH4OH। तो यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, तो यहां पर जो स्ट्रॉन्ग है उसका असर आएगा और ये सॉल्ट बनेगा एसिडिक सॉल्ट। आई होप कि आपको ये एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट क्लियर हो गए। अब इस रिएक्शन पे वापस आ जाते हैं, रिएक्शन विद ईच अदर। ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सिंपल सा इसका नाम है। चलिए इसमें अब आ जाते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी नंबर 4 की रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड में अपने पास एग्जांपल हो गए सोडियम ऑक्साइड Na2O इज अ मेटल ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड K2O इज अ मेटल ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज अ मेटल ऑक्साइड। तो जो मेटल ऑक्साइड है इन जनरल बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर से मतलब है इनको वाटर में अगर डिसॉल्व करो तो ये बेसिस बनाते हैं, जिसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। मीन्स ये बेसिक और एसिडिक दोनों बिहेवियर शो कर सकते हैं, बट इन जनरल मैं कह रहा हूं कि मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, वाटर में डिसॉल्व होकर के या वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देंगे। तो मैं लिख देता हूं कि मेटल ऑक्साइड जो हैं
वो बेसिक नेचर की वजह से एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देंगे। और हम बात करें नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड अपने पास, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया अपने पास CO2 हो गया, कार्बन इज अ नॉन मेटल, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड, या सल्फर के ऑक्साइड हो गए या नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, ये सभी नॉन मेटल ऑक्साइड के एग्जांपल्स हैं। ये एसिडिक नेचर के होते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड्स बनाते हैं। तो नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे बेस के साथ और मिलेगा हमको सॉल्ट एंड वाटर। तो मेटल ऑक्साइड बीइंग बेसिक रिएक्ट विद एसिड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड बीइंग एसिडिक रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, प्रॉपर्टीज तो इतनी है, नेक्स्ट टॉपिक अपना है कि व्हाट डू एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। व्हाट डू acids and bases have in common। सिंपल मैं बता देता हूं कि एसिड्स में जब वाटर हम ऐड करते हैं तो वो एक आयन देते हैं H+ आयन। कोई भी एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा तो वो वाटर की प्रेजेंस में ही शो करेगा। अगर एसिड बिल्कुल ड्राई है, उसमें वाटर नहीं है, तो इट विल नॉट शो इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी। और सेम बात बेसिस पर भी लागू होती है कि अगर बेसिस में वाटर नहीं है, बिल्कुल ड्राई है, तो अपनी बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, जिसका रीजन है कि वाटर में एसिड्स H+ आयन देते हैं और इस H+ आयन की वजह से जो एसिड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी कर सकते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। तो प्योर वाटर जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, जबकि आप उस प्योर वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर में अब थोड़ा सा एसिड डालोगे तो एज एसिड्स गिव H+ आयन, तो उसमें आयन की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। और जो अल्कोहल है, आप चैप्टर 4 कार्बन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे, अल्कोहल में भी जो है H की प्रेजेंस होती है, लेकिन वो वाटर में H+ आयन नहीं देता है। ऐसी ग्लूकोज C6H12O6, उसमें भी हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, लेकिन वाटर में वो भी H+ आयन नहीं देता। और इन एब्सेंस ऑफ दीज आयंस, तो ग्लूकोज सॉल्यूशन और अल्कोहल के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, जबकि एसिड के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। अब ये जो H+ आयन है ये अकेला नहीं रह पाता, तो H+ आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट हो जाता है और बनाता है H3O+ आयन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। ध्यान देंगे, अगर अपने पास है ड्राई एसिड की कोई गैस, या एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ड्राई HCl गैस, तो क्या वो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देगी? बिल्कुल नहीं करेगी। वो ड्राई है, वाटर की प्रेजेंस में ही वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लिटमस पेपर को थोड़ा ड्राई रखने की बजाय लिटमस पेपर को वेट कर दें, तो क्योंकि वहां पर पानी की प्रेजेंस होगी, तो ड्राई HCl गैस भी वेट लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर सकता है। ऐसे ही बेसिस में क्या कॉमन है? सभी बेसिस वाटर में OH- आयन देते हैं। OH- आयन इज हाइड्रोक्साइड आयंस। तो बेसिस जो है अगेन एसिड की तरह वाटर की प्रेजेंस में ही अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे, अदरवाइज नहीं, ये ड्राई स्टेट में नहीं करते। और जैसे जैसे वाटर हम डालते जाएंगे तो इन आयंस की कंसंट्रेशन थोड़ी सी रिड्यूस होती जाएगी, मींस वो डाइल्यूट होते जाएंगे। तो डाइल्यूशन एक प्रोसेस है। डाइल्यूशन इज एडिंग वाटर या मिक्सिंग वाटर विद एसिड और बेस। और ऐसा नहीं है कि डाइल्यूशन सिर्फ एसिड और बेस के लिए होता है, किसी भी सॉल्ट्स के लिए हो सकता है, किसी भी सॉल्यूशन के लिए हो सकता है डाइल्यूशन, कि भाई हम उस सॉल्यूशन को वाटर के साथ हम मिक्स कर रहे हैं, वाटर उसमें ऐड करते जा रहे हैं। अब डाइल्यूशन करने से होता क्या है एसिड्स में या बेसिस में? दो चीजें होती हैं। एक तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसमें हीट रिलीज होती है। और दूसरा
H प्लस आयन की और OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन भी रिड्यूस होती है, यानी कि इनकी पावर कम होती रहती है और होनी भी चाहिए। अगर आप एसिड में थोड़ा पानी मिलाओगे तो यस वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर आप पानी मिलाते ही जाओगे तो उसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो डाइल्यूट होती जाएगी, वो थोड़ा वीक की तरफ आता जाएगा। चलिए, उसका इंपैक्ट थोड़ा कम होता जाएगा, वीक तो नहीं कहना चाहिए, उसका इंपैक्ट थोड़ा कम होता जाएगा, उसकी कोरोसिव प्रॉपर्टी भी कम होती जाएगी। अच्छा, कोरोसिव से याद आया, एसिड और बेसिस बोथ आर कोरोसिव सब्सटेंस। ऐसा नहीं कि सिर्फ एसिड ही कोरोजन करता है, बेसिस भी कोरोजन करते हैं। चलिए, डाइल्यूशन में हम देखते हैं, डाइल्यूशन से एक क्वेश्चन कभी आते हैं कि डाइल्यूशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसमें ध्यान रखना हीट काफी रिलीज होती है। अगर एसिड के कंटेनर में, मेरे पास एक कंटेनर में एसिड है, तो मुझे इसमें कभी भी वाटर नहीं ऐड करना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ डाइल्यूशन। जिसका रीजन ये है कि मैं वाटर ऐड करूंगा तो हीट रिलीज होगी। अब हीट जो रिलीज होगी वो एसिड एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और ये स्प्लैश आउट होने लगेगा बाहर। जैसे गर्म तेल में पानी डाल देते हैं तो वो बाहर निकलने लगता है ऐसे, तो सेम काम एसिड के साथ हो सकता है, तो ये काफी हार्मफुल है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा वाटर वाले कंटेनर में धीरे धीरे ऊपर से एसिड डालना चाहिए और वो भी कांस्टेंट वाटर को हिलाते हुए, जिससे क्या होगा कि जो हीट रिलीज होगी वो वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है और इतना हैजार्डस काम ये नहीं होगा। प्रोसेस फिर भी एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन जो हीट रिलीज होगी वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, जबकि एसिड नहीं कर सकता था। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, एक टर्म है ये, टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो एक स्केल बनाया हुआ है लेके 0 से और 14 तक इस स्केल की रीडिंग है। ऐसा कोई फिजिकल स्केल नहीं है ये कि भी आप ऐसे रखेंगे और नाप लेंगे, बट एक स्केल है 0 to 14 हम मेजर करते हैं एसिड और बेस को, जिसमें 0 और 14 के बीच में 7 अगर पीएच है तो वो इंडिकेट करता है न्यूट्रल। तो सब्सटेंस अगर न्यूट्रल होगा या कोई न्यूट्रल सॉल्ट होगा तो उसका पीएच हमेशा 7 आएगा। डिस्टिल्ड वाटर है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो डिस्टिल्ड वाटर का पीएच हमेशा 7 रहता है, न्यूट्रल रहता है। जैसे ही हम 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो ये बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मीन्स 7 के बाद अगर 7.1 भी हुआ तो वो बेस होगा, लेकिन बेस वीक होगा। अगर वो 14 के पास है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो एरो को देखें, 7 से 14 की तरफ बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो 7 से 14 के बीच में किसी की पीएच है तो वो बेस है, और जितना 14 के पास उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसे ही 7 से कम हम 0 की तरफ जब चलते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बताता हो, यानी कि अगर नंबर पीएच जो है वो 0 के पास है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर 7 के पास है, 7 से कम है, तो वो वीक एसिड है। अब अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मान लो मेरे पास एक एसिड है जिसका पीएच 5 है, ठीक है जी, तो मैं उसको पीएच उसका बढ़ाना चाहता हूं, तो पीएच बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं भाई? एक काम तो ये कर सकते हैं, डाइल्यूट कर दो। पीएच बढ़ाने से उसकी स्ट्रेंथ, डाइल्यूट करने से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो वो पीएच उसका न्यूट्रल की तरफ जाने लगेगा, तो पीएच उसका इंक्रीज हो जाएगा। ध्यान दें, पीएच इंक्रीज होने का मतलब है वो वीक एसिड की तरफ जा रहा है या बेस की तरफ जा रहा है। दूसरा, एक तो पानी मिला करके उसका पीएच बढ़ा सकते हैं, अगर पीएच घटाना तो उसको भाई डिहाइड्रेट कर दो, उसमें से वाटर समहाउ एब्जॉर्ब कर लो। और पीएच बढ़ाने के लिए दूसरा एसिड में क्या कर सकते हैं कि उसमें बेस डाल दो, और बेस स्ट्रॉन्ग डालो या वीक डालो, उसका पीएच बढ़ना ही बढ़ना है। एक आप ये काम कर सकते हैं कि उसमें और ज्यादा पीएच का कोई और एसिड मिक्स कर देते हैं, तो दोनों का कोई एवरेज आएगा और वो एवरेज पुराने वाले पीएच से तो ज्यादा ही होगा। चलिए, अब ये तो हो गया पीएच की बात। इस पीएच को हम कलर भी देते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो 7 है, 7 आता है ग्रीन कलर, और 14 आ जाता है अपने पास वायलेट की तरफ, और 0 आ जाता है रेड की तरफ। तो जो विबज्योर कलर होते हैं, VIBGYOR,
तो अगर पीएच सॉल्यूशन को हम कलर दें कि अपने पास एक पीएच पेपर भी आता है, उस पेपर को अगर एसिड या बेस में डिप करो या एक ड्रॉप लेकर के उस पेपर पे डालो तो वो पेपर कलर शो करेगा और उस कलर से हमें पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। देखिए चैप्टर के शुरुआत में बताया था कि एसिड्स आर सॉर सब्सटेंसेस, बेसिस आर बिटर सब्सटेंसेस। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें टेस्ट करें, वो टेस्ट नहीं करने होते हैं। तो टेस्ट करने के लिए हम पीएच स्केल का यूज कर सकते हैं या लिटमस का यूज कर सकते हैं। तो पीएच स्केल पर एसिड या बेस डालने पर वो डिफरेंट कलर देता है। अगर कलर आया ग्रीन, इसका मतलब वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है बिल्कुल। कलर आया ब्लू, इंडिगो या वॉयलेट, तो हम समझ जाएंगे बेस है। वॉयलेट आया मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, ब्लू आया तो मतलब वीक बेस है। ऐसी रेड आया तो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑरेंज येलो में थोड़ा वीक एसिड की तरफ आ गए। चलिए ये तो हो गया पीएच स्केल एंड कलर। अब इसका एवरीडे लाइफ में इसका क्या यूज है? एक तो सबसे पहले बताऊंगा, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में आपने पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस चैप्टर में एसिड रिलीज होता है, दैट एसिड इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो खाना खाने पर वो रिलीज होता है और एसिड क्या करता है, उसको बिना स्टमक को हार्म किए उस फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। कभी कभी क्या होता है, एसिड स्टमक में ज्यादा बन जाता है, ऐसी स्टेट को हम कहते हैं एसिडिटी। एसिड अगर ज्यादा बन जाए तो वो खट्टी डकारे जैसा या पेट में जलन जैसा रहता है, ऐसी स्टेट को एसिडिटी कहते हैं। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन होता है कि वो एसिड है और एसिड को न्यूट्रलाइज करता है बेस। तो कोई खाने लायक बेस हम खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी बेस नहीं खा सकते। हम बेसिक सॉल्ट खा सकते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो कुछ मेडिसिन आती हैं, एंटासिड्स आते हैं, एसिडिटी के केस में एंटासिड्स लिए जाते हैं। एंटासिड्स में या तो होगा कोई बेसिक सॉल्ट होगा या उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। एसिडिटी के केस में वो ले सकते हैं जिससे पीएच जो है वो न्यूट्रल की तरफ आ सकता है। और अब आते हैं जरा माउथ में। माउथ में अक्सर खाना खाने के बाद कुछ बैक्टीरिया जो है उस खाने को डाइजेस्ट करके एसिड रिलीज करते हैं। जैसे ही माउथ का जो पीएच है 5.5 से नीचे जाता है तो दांतों का जो एनेमल है वो इनेमल कोरोड होने लगता है और कोरोजन से वो दांत की जो शाइनिंग है वो खराब हो जाती है, दांत रफ होने लगते हैं, येलोइश होने लगते हैं उस एसिड की वजह से। तो उसके दो इलाज हैं, या तो आप खाना खाते ही जो है दांतों को अच्छे से साफ करोगे भी, उसमें बैक्टीरिया और खाना रुके ही ना। और दूसरा सॉल्यूशन ये है कि दांत खाली ऐसे ही साफ ना करो, क्योंकि वो एसिड की वजह से खराब हो रहे हैं। तो जो टूथपेस्ट है वो बेसिक नेचर का होना चाहिए। तो हमारे जनरली लकीली सारे टूथपेस्ट लगभग बेसिक नेचर के ही हैं, तो उससे वो एसिड का इम्पैक्ट कम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सुबह उठ के ही करें, जैसे ही खाना खाया हम उसके बाद टूथपेस्ट करना चाहिए हमको। अगर हम ऐसा करेंगे कि रात को खाना खा लिया तो वो तो बैक्टीरिया ने पूरी रात काम कर लिया, फिर सुबह तक तो इम्पैक्ट खराब हो ही चुके दांत। ये मेरा सजेशन है, वैसे बुक में नहीं लिखा है। अच्छा, और हम बात करते हैं, अगर जो बारिश है वो एनवायरनमेंट में गैसेस जैसे आपकी नॉन मेटल ऑक्साइड्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, इनसे रिएक्ट करके एसिडिक जो है रेन करते हैं। अगर उस रेन का पीएच हो गया 5.6 या 5.5 से कम, 5.6 से कम, तो ऐसी रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। और एसिड रेन से आपने सुना होगा ताजमहल विच इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू गिव सॉल्ट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की जो चमक है वो थोड़ी फीकी पड़ जाती है, तो ताजमहल की चमक भी एसिड रेन से फीकी पड़ जाती है। और ये जो एसिड रेन है ये सारा कलेक्ट होकर के या तो अंडरग्राउंड जाएगा, सॉइल में जाएगा, जिसकी वजह से सॉइल भी एसिडिक हो जाएगी। और इस एसिडिक सॉइल की वजह से बहुत सारी वेजिटेशन उसमें सर्वाइव नहीं कर पाती। कुछ वेजिटेशन है, कुछ प्लांट्स हैं जो एसिड रेन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, सारे नहीं कर सकते हैं। ऐसे वो सारा जो वाटर है कलेक्ट होकर के वाटर बॉडीज में जाएगा, तो वाटर बॉडीज भी एसिडिक हो जाएंगी। ऐसा एसिडिक वाटर कंज्यूम करेंगे तो हमारे पेट में थोड़ी एसिडिक बढ़ेगा। वाटर हमें न्यूट्रल कंज्यूम करना होता है, वो एसिडिक वाटर हमें नुकसान ही देगा। तो अब जब वाटर बॉडीज जैसे लेक्स या रिवर्स, उनका वाटर थोड़ा एसिडिक हो जाएगा तो सारी जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी एसिडिक वाटर में सरवाइव नहीं कर सकती। वो भी ऐसा है कि वाटर बॉडीज जो है सरवाइव करती, वाटर बॉडीज में एक्वेटिक लाइफ सरवाइव करती है 7 to 7.8 pH में, या तो न्यूट्रल हो या स्लाइटली बेसिक हो। अगर वो एसिडिक हो जाएगा तो उनके सर्वाइवल के भी चांसेस कम हो जाते हैं।
तो ये सब था पीएच इन एवरीडे लाइफ में। अब इसमें हम कुछ पढ़ते हैं कि डेली में जो कुछ एसिड्स के नाम आते हैं, हम देखते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने पास जो ऑक्जेलिक एसिड मिलता है टमाटर में। एक होता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड को हम कॉमन लैंग्वेज में टार्टरी भी बोलते हैं, वो गोलगप्पे वाले जो उसमें डालते हैं ना अपने पानी में, टार्टरी, दैट इज टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड होता है टैमेरिंड, इमली में। वो थोड़ा आलस करते हैं, इमली डालने की बजाय उसमें टार्टरिक एसिड डाल देते हैं टू मेक इट जो है एसिडिक, उससे खट्टापन ज़्यादा आ जाता है। एक आता है अपने पास सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हमें या तो मिलेगा लेमन में या मिलेगा ऑरेंज में, दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों में सेम एसिड सिट्रिक एसिड है। एक आ जाए आप मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड होता है आंट स्टिंग, जो चींटी है, चींटी या चीटा जो भी है, जब वो स्टिंग करते हैं, काटते हैं, तो वो एक एसिड रिलीज करते हैं हमारे वुंड पर, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। उसका रीज़न जो है एसिड है, उसका स्टिंग नहीं है। हमें तो और भी स्टिंग लगते हैं, सुई भी चुभ जाती है, इतना पेन नहीं होता जितना वो चींटी के काटने से होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो वुंड पे थोड़ा सा एसिड छिड़क देते हैं। चलिए, एक नीटल एक प्लांट होता है, नीटल, वो प्लांट के कांटे में भी जो है एसिड होता है, वो प्लांट का कांटा लग जाए तो वो भी बड़ा दर्द करता है। एक हो गया अपने पास इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड से विनेगर बनाते हैं। विनेगर, सिरका जो हम बोलते हैं, वो इथेनोइक एसिड से मिलता है हमको। इथेनोइक एसिड का 5 to 8% सॉल्यूशन मीन्स उसमें 5 ग्राम आप जो है इथेनोइक एसिड डालें और बाकी 95 ग्राम वाटर डाल दें तो वो विनेगर बन जाएगा। और विनेगर आप अगर डायरेक्ट कंज्यूम करो बड़ा खट्टा होता है, तो सोचो इथेनोइक एसिड कितना खट्टा लगता होगा दांतों को। चलिए, ये कुछ एसिड थे जो हमें पढ़ने थे। नेक्स्ट हम टॉपिक पे आ जाते हैं अपने सॉल्ट्स। अपना नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स में हमारे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, एक है NaCl सोडियम क्लोराइड, एक है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को। एक अपने पास है सोडियम बाइकार्बोनेट ऑल्सो कॉल्ड बेकिंग सोडा, बेकिंग का सोडा या खाने वाला सोडा भी इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट .10H2O ऑल्सो कॉल्ड वॉशिंग सोडा। एंड लास्टली अपने पास है कैल्शियम सल्फेट .12H2O या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम कहते हैं दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। तो एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं हम NaCl सॉल्यूशन पर। तो जो NaCl है, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को हम कहते हैं ब्राइन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। और जब इस ब्राइन सॉल्यूशन में हम इधर से इस कंटेनर में ब्राइन सॉल्यूशन एंटर करा रहे होंगे, इसमें इधर एनोड है, इधर कैथोड है, ये कनेक्टेड हैं बैटरी से। दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड से जुड़ा है, इधर एक रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर देते हैं, एक स्विच इस तरह से, और यहां पर इधर से सॉल्यूशन निकल रहा है। तो दिस यहां से जो सॉल्यूशन निकलता है, हम ब्राइन एंटर कराते हैं, NaCl एंटर कराते हैं, और जो एग्जिट करता है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaCl, इन दोनों का मिक्सचर एग्जिट करता है। और कैथोड और एनोड पर हमें इस सॉल्यूशन में से जो गैसेस मिलती हैं, एनोड पर हमें गैस मिलती है क्लोरीन गैस और कैथोड पर हमें गैस मिलती है
यहाँ से हाइड्रोजन गैस, इन दोनों गैसेस को हम अलग अलग कलेक्ट कर सकते हैं। क्लोरीन का जो यूज है पीवीसी बनाने में या सीएफसी बनाने में या केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज हो सकते हैं। सिमिलरली जो हाइड्रोजन यहाँ पर कैथोड से रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन का यूज हो सकता है एज अ फ्यूल या फिर जो है फर्टिलाइजर्स बनाने में या अमोनिया बनाने में इसका यूज हो सकता है। सिमिलरली जो यहाँ से सॉल्यूशन मिल रहा है ब्राइन और NaOH का, केवल NaOH नहीं मिलता, दोनों का मिक्सचर मिलता है, तो NaOH का यूज भी एज अ बेस इंडस्ट्रीज में होता है। तो इन तीनों के यूज आपको ध्यान रखने हैं। तो ये तो है अपना NaCl का। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें यही है कि क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्लोरीन एनोड पर, हाइड्रोजन कैथोड पर, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो नियर कैथोड हम बोलते हैं, नियर कैथोड मिलता है। और इसी प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। द प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। चलिए इस सॉल्ट में इतना ही था। नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सॉल्ट है अपना ब्लीचिंग पाउडर CaClO होल ट्वाइस, O इज ऑक्सीजन। तो सभी सॉल्ट्स में हमें एक चीज ध्यान रखनी है, एक नहीं 3 चीजें हैं वैसे तो। एक तो इनका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम। नेम क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो करेक्टली हमें याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है सॉल्ट्स में। दूसरा हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, तो प्रिपरेशन के कैसे प्रिपेयर होते हैं। और तीसरा है यूजेस। ध्यान रखना ये प्रिपरेशन की जो केमिकल रिएक्शंस है या यूजेस में कोई केमिकल रिएक्शन है तो उससे भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं अपने पास। तो एक इसमें हम देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड का। तो सबसे पहले देखेंगे प्रिपरेशन कैसे हुई। तो प्रिपरेशन होती है अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्लेक लाइम। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम क्लोरीन गैस पास करें, वही क्लोरीन गैस जो ब्राइन से मिली थी उसको पास करें, तो ये बनेगा CaClO होल ट्वाइस, और ये एक्वस बनता है। ये जो वाटर है, ये OH जो है ये एक्वस है, वो वाटर बन जाता है उसका। तो ये तो हो गई प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के बाद इसके यूजेस पर आ जाओ आप। NCERT में जो यूजेस हैं वही आपको ध्यान रखने हैं। एक तो ये वाटर को डिसइंफेक्ट करता है, तो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा ये ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीच का मतलब ये डिसकलर करने के काम आता है। तो ये जो वुड पल्प इंडस्ट्री है, जो पेपर इंडस्ट्री है, जो वुड से पेपर बनाते हैं, तो उसमें वुड को डीकलर करने के लिए हम ब्लीच का यूज करते हैं। या कपड़ा बनाने वाली जो फैक्ट्रीज होती है, वो जीन्स पे आपने देखा होगा, जीन्स पे लाइनिंग सी आई हुई होती है, वहां पे कलर नहीं होता जीन्स का, तो उसको ब्लीच करके वहां से कलर गायब किया जाता है। और एक यूज आता है इसका केमिकल इंडस्ट्रीज में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान रखेंगे यूजेस और ये सब प्रिपरेशन से क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि भी एक सब्सटेंस X है, उसमें एक गैस Y मिलाते हैं तो हमें Z मिलता है, एंड Z इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर, या Z इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड आल्सो कॉल्ड ब्लीचिंग एजेंट। तो इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज X, Y एंड Z। अगर आपको यूजेस याद होंगे तो आप सीधे कनेक्ट कर पाओगे कि Z जो है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। कनेक्ट कर पाएंगे तो आप फिर X और Y का भी आंसर इजीली दे पाएंगे। तो इस तरह से कनेक्ट करते हैं, तो यूजेस याद रखने भी बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट इसमें आते हैं हम। थर्ड सॉल्ट अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कॉल्ड बेकिंग सोडा। तो इसकी प्रिपरेशन देखें कैसे होती है। अपने पास NaCl था, H2O, इसमें हमने पास करी CO2 गैस एंड अमोनिया NH3 गैस। तो जो ब्राइन सॉल्यूशन है, ब्राइन सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास करने पर हमें 2 सब्सटेंस मिलेंगे। एक तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जो हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि वो एसिडिक सॉल्ट है, और दूसरा NaHCO3 हमें ऑब्टेन हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम इसको बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बेकिंग सोडा इन कॉमन नेम।
तो ये तो हो गई इसकी प्रिपरेशन। अब बात करें इसके यूजेस की, तो यूजेस में आता है टू मेक बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग सोडा इज डिफरेंट फ्रॉम बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है कि NaHCO3 बेकिंग सोडा, अगर उसमें हम कोई भी माइल्ड एसिड डाल दें, माइल्ड एसिड विच इज एडिबल, कोई भी खाने लायक एसिड जैसे टार्टरिक एसिड डाल दिया, तो बेकिंग सोडा पाउडर में हमने टार्टरिक एसिड का पाउडर डाल दिया, तो ये जो मिक्सचर है इस मिक्सचर को हम बेकिंग पाउडर बोलेंगे। और ये बेकिंग पाउडर क्या होता है, जब भी हम इसको या तो करें हीट या इसको पानी में मिला दें, या तो हीट करें या इसमें पानी मिला दें, तो ये गैस रिलीज करता है CO2। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स CO2 गैस, और कोई एक सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। अब ये जो CO2 है बेकिंग पाउडर में, इस CO2 की वजह से जो फूड में से बनते बनते या उसको हीट होते होते या पानी लगने के बाद उसमें से धीरे धीरे जो गैस निकलेगी CO2, उससे वो खाना फ्लफी हो जाता है। तो आपने देखा होगा जैसे ब्रेड में छोटे छोटे होल्स निकल आते हैं, ब्रेड जब उसको गर्म करते हैं, ब्रेड बन रहा होता है, तो उस होल्स की वजह से वो पैटर्न आता है। और वो होल्स किसकी वजह से आए, CO2 जो उसमें बनते हुए या हीट होते हुए रिलीज हो रही है उसकी वजह से। दूसरा, एज एन एंटी एसिड इसको यूज कर सकते हैं। एंटी एसिड्स मैंने आपको बताया था कि पेट में जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसको सप्रेस करने के लिए, एसिड को सप्रेस करने के लिए हम एंटी एसिड ले सकते हैं। और क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है और एडिबल है, तो हम इसको खा सकते हैं। ये माइल्ड एडिबल है और नॉन कोरोसिव होता है। एडिबल भी है और नॉन कोरोसिव है। कोरोसिव होता तो हमें खाना नहीं चाहिए। तीसरा यूज आता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अब ये क्या है, देखिए एक सिस्टम जिसमें मान लीजिए एक बॉटल है, इस बॉटल में मैंने यहाँ पर सोडा भर दिया, ये बेकिंग सोडा NaHCO3 का सॉल्यूशन भर दिया, और यहाँ से एक टेस्ट ट्यूब मैंने लटका दी। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने अलग से एसिड भरा हुआ है कोई। अब जब भी मुझे ज़रूरत होगी, यहाँ कैप लगा हुआ है और कैप यहाँ पर एक छोटा सा पाइप मैंने निकाला हुआ है। अब जब भी मुझे ज़रूरत होगी, कहीं आग लगेगी, तो मैं क्या करूँगा, इस बॉटल को रैपिडली शेक करूँगा। शेक करने से एसिड और ये बेकिंग सोडा मिक्स हो जाएंगे। तो बेकिंग सोडा क्या है, सिर्फ मेटल कार्बोनेट ही तो है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड जब मिलेंगे तो गैस रिलीज होगी CO2। वो CO2 आग बुझाने के काम आएगी। तो इस सेटअप को हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर हम कह रहे हैं। तो ये 3 यूजेस इसके हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ। नेक्स्ट सॉल्ट है अपना वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा में Na2CO3.10H2O। देखिए होता क्या है, सोडियम कार्बोनेट जो अपने पास सॉल्ट है, इसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे और ये वाटर इसको क्रिस्टल्स बना देगा, तो बन जाएगा Na2CO3.10H2O। दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स बनने में जितना वाटर लगता है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर की प्रेजेंस के बाद भी ये वेट नहीं है, ये सॉल्ट, ये क्रिस्टल्स, ये ड्राई क्रिस्टल्स है। चलिए ये तो हो गए प्रिपरेशन। इसके यूजेस देखें। यूजेस एक तो हम वॉशिंग में यूज करते हैं इसको, वॉशिंग में या क्लीनिंग में भी यूज कर सकते हैं घरों में। और सोडा की इसकी खास बात है कि वो जो तेल के निशान होते हैं या ग्रीस के निशान होते हैं, ये सोडा जो है इजीली उसको वॉश आउट कर सकता है। और टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर जो है 2 तरीके का होता है।
एक तो हार्ड वाटर, एक सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर में जो है सोप अच्छे से झाग देती है, और हार्ड वाटर में वही सेम सोप जो है झाग नहीं दे पाती, अपना क्लीनिंग एक्शन नहीं कर पाती। तो हार्ड वाटर के लिए हमें डिटर्जेंट यूज करना पड़ता है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले उसमें वॉशिंग सोडा डाल दें, तो जो हार्डनेस है वो सॉफ्टनेस में बदल जाएगी, और फिर हम सोप उसमें यूज करें तो क्लीनिंग एक्शन अच्छे से हो सकता है, अगर हम सोप के साथ ये वॉशिंग सोडा भी मिला दें। ओके, एक केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, एक बोराक्स एक सब्सटेंस होता है सोडियम का, वो बोराक्स बनाने में। और ये पेपर इंडस्ट्री में भी यूज हो सकता है, ये ग्लास इंडस्ट्री में भी यूज हो सकता है मिक्सिंग करने के लिए इसमें, और बहुत सारे यूजेस हैं इसके। तो आप यूजेस याद रखेंगे तो आपको ये भी याद रहेगा कि कहाँ कहाँ हम किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, मैंने बताया XYZ करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे। चलिए नेक्स्ट अपने पास आता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। हाफ H2O को हम हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। देखिए सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन होती है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, इसमें डाइहाइड्रेट है, तो कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O इज जिप्सम। जिप्सम एक तरह का पत्थर है वाइट कलर का। जब इस जिप्सम को हम हीट करते हैं तो इससे कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O हमें ऑब्टेन होता है, और 1.5 H2O ये वेपराइज हो जाता है, निकल जाता है, एंड दिस इज POP, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, अब ये जो POP है इसके यूजेस देख लेते हैं। तो आपको भी पता होगा इसके यूजेस, एक तो हम प्लास्टर करने में इसका यूज कर सकते हैं। इसका जो प्लास्टर है वो सीमेंट के प्लास्टर के कंपैरिजन में बड़ा स्मूथ होता है, और इसकी एक खासियत है कि जब भी कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट यानी कि POP में हम वाटर मिलाते हैं तो ये वापस से वाटर मिलाने पर वापस से जिप्सम बन जाता है, और हीट रिलीज होती है, हल्का सा हीट भी हो जाता है, और ऐसा करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो जैसे ही POP में वाटर मिलाओगे, या बारिश का सीजन है, आपने ऐसी ओपन में रख दिया इसको, बारिश इस पे पड़े या ना पड़े, एयर में से मॉइस्चर लेकर के भी ये जिप्सम बना लेगा और सेट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा एकदम सॉलिड, और उसमें ज़्यादा समय ये नहीं लगाता। तो अगर हम POP को खुला छोड़ देते हैं तो वो कुछ समय बाद खराब हो जाता है, जिसका रीजन है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वो जिप्सम बना लेता है। तो प्लास्टर करने में इसका यूज कर सकते हैं, ये जल्दी ही सेट हो जाता है, बहुत जल्दी। हालांकि सीमेंट के प्लास्टर के कंपैरिजन में स्मूथ होता है, पर इतना स्ट्रांग नहीं होता है, स्ट्रांग सीमेंटेड प्लास्टर ही होता है। चलिए दूसरा इसका यूज आता है कि टॉयज बनाने में हम इसका यूज कर सकते हैं, या स्टैचू बनाने में यूज कर सकते हैं हम इसका। जो मूर्तियां होती है, मूर्तियां बनाने में, खिलौने बनाने में भी यूज होता है छोटे छोटे बच्चों के POP का। तीसरा जो इसका यूज हम कर सकते हैं, प्लास्टरिंग ब्रोकन बोन्स। अगर बोन्स टूट जाती हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले अपने एक्सपीरियंस से एक्सरे करके और उसको पहले एक जगह सेट करेंगे कि हाँ भाई अब इस तरह से हमने लगा दिया है। अब POP की क्या खासियत है कि जल्दी ही वाटर के साथ रिएक्ट करके जल्दी ही सूख जाता है। तो क्या करते हैं, वो उस पर पट्टी बांधने के बाद ऊपर से POP लगा देते हैं। तो POP लगाने से क्या होता है, वो जल्दी ही सेट हो जाता है, और जैसा है हड्डी जैसी छोड़ी गई थी वैसे ही वो जल्दी ही सेट हो जाने की वजह से वो हड्डी फिर अपनी जगह से हटती नहीं है और सही जगह जाकर के जुड़ती है। तो किसी और चीज को लगाने की बजाय POP का इसमें यूज करते हैं कि भी जल्दी सेट हो जाने की वजह से पर्सन बहुत ज्यादा हाथ को या पैर को हिला नहीं पाएगा, और वो हड्डी के चांसेस हैं कि अपनी जगह से ना हिले। हड्डी तो अपने टाइम से हील होगी, POP लगाने से जल्दी हील नहीं हो जाएगी, बट POP लगाने से वो अपनी जगह से ज्यादा हिलेगी नहीं, इसलिए POP लगाते हैं। चलिए ये इसमें अब हमारे एक लास्ट टॉपिक जो बचा है वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, देखिए 1 फॉर्मूला यूनिट में
जितने भी वाटर मॉलिक्यूल लग रहे हैं टू मेक क्रिस्टल, एक फॉर्मूला यूनिट में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल लग रहे हैं उनको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब जैसे सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर मॉलिक्यूल लग रहे हैं, तो एक सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल लग रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 है। या अपने पास आता है कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट कॉल्ड ब्लू विट्रॉयल भी हम इसको बोलते हैं, इसके साथ 5H2O लगा है, तो एक कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5H2O हो गया। ऐसे ही अपने पास है कैल्शियम सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है ब्लू विट्रॉयल, ये कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, तो दिस इज जिप्सम, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 है। 2 वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं एक कैल्शियम सल्फेट के साथ, और एक है अपना कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। अब यहां पे बात आती है कि क्या इस कैल्शियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ हाफ मॉलिक्यूल वाटर जुड़ा है? नहीं, बाय डेफिनेशन हमें एक फॉर्मूला यूनिट के साथ ही लिखना होता है कितने हैं, लेकिन ये एक के साथ हाफ मॉलिक्यूल नहीं जुड़ा है, ये 2 कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा है, 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा है, लेकिन बाय डेफिनेशन लिखना होता है कि यहां पर एक ही फॉर्मूला यूनिट लिखते हैं, तो 2 के साथ एक जुड़ा है तो एक के साथ हम हाफ लिखते हैं, अदरवाइज हाफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं जुड़ा है, 2 के साथ एक जुड़ा हुआ है। तो ये इसमें देखने लायक था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में। तो चैप्टर में ज्यादातर चीजें कवर कर ली हैं मैंने, और